हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए पॉलिटी की क्लास लेके आऊँ। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले की जो संविधान का वीडियो आया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि संविधान क्या होता है, संविधान के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर संविधान के प्रकार कौन कौन से। जैसे मैंने आपको बताया था निर्मित संविधान, विकसित संविधान, संघात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, ऐसे संविधान के अलग अलग प्रकार बताए थे। जैसे हमारे भारत का संविधान कैसा संविधान है, शांति काल में भारत का संविधान कैसा संविधान है, संघात्मक संविधान है। लेकिन कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है, कोई बार आक्रमण हो जाता है, किसी भी प्रकार का आपातकाल लग जाता है, तो उस कंडीशन में भारत का संविधान कैसा हो जाता है, एकात्मक संविधान हो जाता है। तो संघात्मक संविधान क्या है, एकात्मक संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान का राज्य व्यवस्था से क्या संबंध है, संविधान को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, हमारे भारतीय संविधान की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाली सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैसे आपको पता है संविधान का जनक किसको बोलते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। इन्होंने जैसे संविधान बनाया तो ऐसा तो नहीं कि अचानक बात उठी और संविधान का निर्माण हो गया। इसकी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि तो बहुत पहले से चली जा रही होगी ना, कि हमें भी संविधान का निर्माण करना चाहिए, भारत का अपना संविधान होना चाहिए। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, कौन कौन से कानून आए। जैसे मैंने आपको बताया था संविधान के स्रोत मुख्यतः दो स्रोत थे ना, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये हमारा कैसा स्रोत था, देसी स्रोत, और कुछ क्या थे, विदेशी स्रोत से। जैसे हमने आयरलैंड के, कनाडा के, रूस के, अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ग्रहण किया। तो उसी सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए आप आसानी से अपने एग्जाम में कर सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। जैसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत व्यापार करने आए। जैसे आप सबको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया था कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ और ये वहाँ से कंपनी महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा आए। चार्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। चार्टर को आप एक तरह से कानूनी दस्तावेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कानूनी दस्तावेज। उस चार्टर के तहत क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए आई थी। कितने वर्ष की इनको राजाज्ञा मिली थी, 15 वर्ष के लिए। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वो भारत में आए किस लिए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को देखा, यहाँ पे क्या हो रहा था, सब अपने अपने में व्यस्त थे, अलग अलग राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसलिए धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करने की इच्छा की। इसके उपरांत क्या हुआ, अलग अलग युद्ध लिए। धीरे धीरे क्या हुआ, जो अलग अलग फ्रांसीसी कंपनियाँ, यूरोपीय कंपनियाँ आई, पहले तो उनके मध्य में युद्ध हुआ, उसके पश्चात उसमें विजय किसको मिली, अंग्रेजों को मिली। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सत्ता को फैलाना चाहा। उसके लिए अंग्रेजों ने भारतीय शासकों से बहुत सारे युद्ध लड़े, जैसे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बहुत सारी संधियाँ हुई, अलग अलग नीतियाँ आई। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, भारतीय जनता के मत शोषण के जो कर रहे थे ना, उसके प्रति विद्रोह की भावना का जन्म होने लगा, जिससे क्या हुआ, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ। तो ये सब आप किस में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब आप पढ़ रहे कि जैसे व्यापार के लिए आए, उसका आए थे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और इसके पश्चात क्या होता है, इनका एक बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध एक बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित होता है, ये मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया है। बक्सर के युद्ध के उपरांत क्या होता है, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। किसको, कंपनी को। कंपनी को क्या होता है, सबसे पहले बंगाल में अधिपति करने का स्थापित करती है। इसके पश्चात बिहार व उड़ीसा की भी दीवानी मिल जाती है। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब कंपनी ने क्या किया था, व्यापारिक संगठन से प्रशासनिक निकाय के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाई। ब्रिटिश संसद ने आगे चलकर धीरे धीरे कंपनी पर अपने नियंत्रण को सुदृढ़ किया और इस क्रम में विभिन्न अधिनियम पारित किए।
जिससे क्या हुआ था 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो कंपनी किस लिए आई थी? 15 वर्ष की राजआज्ञा लेके आई थी कि हम भारत में जाके व्यापार करेंगे। अब ये भारत में व्यापार करने आए, बहुत समय तक तो व्यापार करते रहे, लेकिन एक टाइम इनके देखा, जैसे बंगाल बहुत ही अच्छा राज था उस टाइम पे, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे आधिपत्य स्थापित किया। जब बंगाल पे इसके साथ साथ बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, तो धीरे धीरे कंपनी क्या कर रही थी, व्यापारिक संगठन के रूप में आई थी। लेकिन अब क्या कर रही थी, व्यापारिक संगठन से प्रशासनिक निकाय का रूप लेती जा रही थी। अब जब प्रशासनिक निकाय का रूप लेती जा रही है, तो इसकी जो नीतियाँ होंगी, इसके जो कंट्रोल होगा, उसको होगा तो वहीं से ना, ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग अधिनियम पारित किए। ये सारे अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं चल के। जैसे आपका सबसे पहला क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट का तात्पर्य क्या होता है? रेगुलेटिंग, जैसे आपने पढ़ा होगा रेगुलेटर, रेगुलेटर का तात्पर्य क्या होता है? नियंत्रण करना। किसी भी चीज़ का होता है ना, तो बोलते हैं इसका रेगुलेटर है, कि मतलब क्या, नियंत्रण करना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या आया था, 1773 का 1773 का जो एक्ट आया था, कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। ये कौन सा? अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया पहला कानून था। अगर कभी आपसे पूछते हैं कि अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया पहला कानून कौन सा था, तो कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या था? अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया पहला कानून था। अब इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके तहत क्या हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। जैसे आपको पता है कि बंगाल पे आधिपत्य स्थापित किया, इसके साथ उन्होंने क्या किया था, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। तो अब क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इस प्रेसिडेंसी के लिए बंगाल, बिहार व उड़ीसा तीनों को सम्मिलित रूप से प्रेसिडेंसी बनाया। उस प्रेसिडेंसी को क्या नाम दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी। और ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। किस में नियुक्ति की? बंगाल प्रेसिडेंसी में। तब से पूछ सकते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस कानून के तहत हुई थी? किसके तहत हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इसके पश्चात क्या होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बंगाल प्रेसिडेंसी। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे बिहार, उड़ीसा, जहाँ से इन्होंने क्या किया था, दीवानी प्राप्त की थी, या मद्रास प्रेसिडेंसी। धीरे धीरे क्या था, और सारे शहर जीत रहे थे, या कहीं बार क्या हो रहा था, कोई संधि कर रहे थे, या कुछ तरीके से अंग्रेज अपने कब्जे में ले रहे थे। तो इसी एक्ट से क्या हुआ, जितनी भी इनकी प्रेसिडेंसी थी, इन प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी के। और गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। इसके साथ साथ क्या हुआ, एक परिषद की स्थापना की, जिसमें कितने, 4 सदस्य होंगे, जो किसकी मदद करेंगे, गवर्नर जनरल की शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करेंगे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल किसको बनाएगा, वारेन हेस्टिंग को। इस पॉइंट को याद रखना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है, इसलिए उन पॉइंट को तो बिल्कुल याद ही रखना है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को किस कानून के तहत बनाया गया था, तो किसके तहत बनाया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था इस एक्ट से। वो क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत कंपनी को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक्चुअली कंपनी के जो व्यापारी थे, कंपनी के लोग थे, कंपनी की तरफ से तो व्यापार करते ही थे, उसके साथ साथ क्या करते थे, निजी व्यापार करते थे, जिससे कंपनी को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। इसलिए क्या किया गया, इस एक्ट के तहत कंपनी ने क्या किया, निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनको क्या किया गया था, उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, कि जो भी कंपनी की तरफ से काम कर रहा होगा, कोई भी गवर्नर जनरल हो, कोई छोटा कर्मचारी हो, कोई भी हो, अब वो क्या कर सकता है, ना ही उपहार ले सकता है, ना ही रिश्वत ले सकता है। क्योंकि क्या होता है, उपहार व रिश्वत से व्यक्ति क्या होता है, कर्तव्य पालन अच्छे से नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है, आप जैसे किसी से कुछ ले लेते हैं, तो कई बार क्या होता है, उस तरह से आप कर्तव्य पालन का अच्छे से पालन नहीं कर पाते। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया, उसके साथ साथ उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
ये सब किस एक्ट के तहत हो रहा था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा इस एक्ट का एक और महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। जैसे आपके कलकत्ता में सबसे पहले क्या हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो किस एक्ट के तहत हुई थी? तो किसका? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। अब चलिए हम अगला पढ़ते हैं एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो आपका कब है? 1784 में आपका एक्ट आता है। उस एक्ट को किस नाम से जानते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। अब पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहे इस निर्णय में क्या हुआ था? जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अभी तक क्या हो रहा था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके जो राजनीतिक काम थे, ये जो वाणिज्य का अर्थ मतलब क्या होता है? जो बिजनेस से रिलेटेड। अब कुछ क्या हो रहा था? उसके राजनीति से रिलेटेड, जिससे कंपनी अपनी शासन व्यवस्था भी कर रही थी, उसके साथ साथ अपना व्यापार भी कर रही थी। इसके लिए क्या किया गया? दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया कि राजनीतिक कार्य कोई दूसरा व्यक्ति संभालेगा और वाणिज्यिक व्यापार से संबंधित कार्य क्या होंगे? दूसरा व्यक्ति संभालेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम क्या किया गया? राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसे क्या बोलते हैं? निकाय नियंत्रण। तो पूछ सकते हैं कि राजनीतिक जो मामले थे उनके लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होंगे, कंपनी से जुड़े जितने भी राजनीतिक मामले होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य देखेंगे। और जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य होंगे, किसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य, वो कंपनी से रिलेटेड जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उन सबको कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य। और इन दोनों की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? पिट्स इंडिया एक्ट, जो कब आया था? 1784 में। अब इसके अलावा अगला चार्टर एक्ट पढ़ते हैं 1793 का। 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में कि इस एक्ट में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी। इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई थी? कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। जैसे कंपनी पहले आई थी, जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में जब व्यापार करने आई थी तो कितने वर्ष की राजआज्ञा लेके आई थी? 15 वर्ष की। अब 15 वर्ष की राजआज्ञा लेके आई थी, उसके पश्चात क्या होता है? धीरे धीरे राजआज्ञा को बढ़ाते हैं। और आपके चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा कंपनी के जो अधिकार थे उनको कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष के लिए, कि कंपनी चाहे तो 20 वर्ष और व्यापार कर सकती है। इसके पश्चात क्या होता है? जेम्स प्रथम आते हैं, वो क्या करते थे? इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं कि जब तक आप चाहें तब तक भारत से व्यापार कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला क्या लिया गया था इस एक्ट में कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल के अधिकारी होंगे उसको वेतन किससे देंगे? भारतीय कोष से। जैसे आपको पता है कि इससे पहले के एक्ट में क्या हुआ? राजनीतिक कार्यों और वाणिज्यिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। अब इसने कहा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनको हम वेतन कहाँ से देंगे? इससे पहले वेतन कहाँ से मिलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। लेकिन अब इस एक्ट के तहत घोषणा की गई कि जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी होंगे उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय कोष से। अब इससे पहली बात तो क्या हो रहा था? भारत के ऊपर बोझ बढ़ रहा था, जबकि काम वो किसका कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन उसका वेतन कौन दे रहा था? भारतीय कोष से दिया जा रहा था। इस तरह से यही सारी नीतियाँ क्या होती हैं? धीरे धीरे चल के स्वतंत्रता के विद्रोह की भावना पनप लेती हैं। जैसे आपको पता है इस तरह से छोटी छोटी नीतियाँ चलती हैं, धीरे धीरे लोगों के मन में इन्हीं सारी नीतियों के प्रति विद्रोह की भावना का, और इसी से क्या होता है? स्वतंत्रता की भावना का जन्म होता है। इन सब के बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब इसके अलावा हम अगला एक्ट पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। अब आपका 1813 का चार्टर एक्ट आता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई थी? सबसे ज़्यादा तो पहले भारतीय शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि को निर्धारण किया गया। दूसरा क्या होता है? कंपनी ने एकाधिकार को समाप्त कर दिया। पहले क्या था? बहुत सारे सामानों पे कंपनी ने अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था कि नहीं, इस पे तो व्यापार हम ही करेंगे, इस क्षेत्र पे व्यापार हम करेंगे। लेकिन जब आपका 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इस एक्ट के तहत कंपनी ने अपने एकाधिकार को समाप्त कर दिए थे व्यापार के लिए। लेकिन दो एक ऐसी चीज़ें थी जिसमें कंपनी ने अपने एकाधिकार को नहीं समाप्त किया था। वो क्या था? चाय व चीनी।
चाय व चीनी पे कंपनी ने अपना एकाधिकार बनाए रखा था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दो ऐसी कौन सी वस्तुएं थे जिसमें कंपनी ने अपना एकाधिकार को नहीं समाप्त किया था। तो कौन सी थी? चाय व चीनी। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था? भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि रखा गया था। कि अब इस एक्ट के तहत क्या होगा? भारतीयों को शिक्षित करने के लिए कुछ बजट की व्यवस्था की गई कि इतना पैसा क्या होगा? भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। तो किसमें हुआ था? 1813 के चार्टर एक्ट में। अब इसके बाद क्या होता है? 1833 का चार्टर एक्ट आता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी जैसे आपको पता है कि बंगाल की प्रेसिडेंसी, उसके अंतर्गत मद्रास की प्रेसिडेंसी, या ये सारी प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। और बंगाल के लिए क्या किया था? एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय टीम के गठन किया गया था। अब लेकिन जब आपका 1833 का चार्टर अधिनियम आता है तो इसमें क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको क्या किया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि सभी प्रकार के व्यापार कंपनी बंद करके भारत में प्रशासन शुरू कर दिया था। अब क्या हो रहा था? कंपनी ने अपना व्यापार बहुत कम कर दिया था। अब क्या कर रहे थे? भारत में प्रशासन करना प्रारंभ कर दिया। आप समझ सकते हैं कि जब कंपनी आई थी भारत तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, व्यापार करके मुनाफा कमाना। लेकिन कंपनी ने कुछ वर्षों तक तो व्यापार करती रही। अलग अलग यूरोपीय कंपनियां आई, उनके मध्य उसका संघर्ष होता रहा। अब लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया था? जब यहाँ की स्थिति को देखा तो प्रशासन करने की इच्छा का जन्म हुआ और इसके लिए उसने क्या किया? अलग अलग नीतियाँ, साम दंड भेद की नीतियाँ अपनाई। जिससे जैसे बंगाल पे क्या किया? जैसे बंगाल के नवाब थे मीर जफ़र, मीर कासिम, अलग अलग उनको एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, अलग अलग युद्ध लड़े, ऐसे बहुत सारी अलग अलग संधियाँ लाई। अब धीरे धीरे कंपनी ने क्या कर दिया था? पूरे भारत में अपना प्रशासन करना प्रारंभ कर दिया था। तो क्या अब इसके बाद क्या होता है? बंगाल का जैसे गवर्नर जनरल बना था, जैसे आपको पता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब उस बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको क्या किया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया था? सिर्फ बंगाल उनके अधीन था या छोटे मोटे क्षेत्र थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि संपूर्ण भारत उनके प्रशासन के अधीन में आ गया था। तो इसके लिए उनका जो गवर्नर जनरल था अब उसको क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इस सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? अभी मैंने आपको बताया। अब आपसे कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। और इन्होंने इसमें एक और महत्वपूर्ण क्या हुआ था निर्णय? सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया था। अभी तक क्या होता है? कोई भी ओपन कंपटीशन नहीं था, सिविल सेवकों के चयन के लिए कोई भी ओपन कंपटीशन नहीं था। अब आपके 1833 के चार्टर एक्ट से क्या होता है? सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ होता है। और भारत में प्रथम विधि आयोग का हेड किसको बनाते हैं? लॉर्ड मैकाले को। जैसे आपने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ा होगा। इन्होंने क्या किया था? भारत की शिक्षा पद्धति का विरोध किया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया? भारत में शिक्षा का माध्यम क्या बताया था? उन्होंने कहा कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम होगा क्या करेंगे? अंग्रेजी भाषा होगा। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा पद्धति की बताया था। कौन से? फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में। आपने सीडीपी वाली क्लासेज में जब शिक्षा पढ़ने होंगे तो आपने सीडीपी की क्लास में उसमें पढ़ा होगा क्या? फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, कि फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा जो शिक्षा है उच्च वर्ग के लोगों तक दे दी जाए, और उच्च वर्ग के पश्चात जब शिक्षा दे दी जाएगी तो शिक्षा धीरे धीरे छन छन के क्या होगी? निम्न वर्ग तक ही पहुंच जाएगी। ये किसने बोला था? लॉर्ड मैकाले ने। और इसके अलावा लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था? भारत में जो शिक्षा का माध्यम होगा क्या होगा? अंग्रेजी भाषा होगा। अब इसके अलावा अगला एक्ट पढ़ते हैं। अगला एक्ट आपका कौन सा? 1853 का चार्टर अधिनियम। अब 1853 के चार्टर अधिनियम का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे? इस एक्ट से क्या हुआ? सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। जैसे उसमें क्या होती है? बात हुई थी कि सिविल सेवकों के लिए उस एक्ट में क्या होगा? खुली प्रतियोगिता की जाएगी। इस एक्ट के तहत क्या होता है? शुभारंभ हो जाता है। जब सिविल सेवकों का चयन किया जाता है उनके लिए क्या होता है? एक ओपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके तहत क्या होगा? सिविल सेवकों का चयन किया गया। तो ये आपके किस एक्ट के तहत हुआ था? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा।
इसके अलावा आपके क्या होता है 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। अब भारत शासन अधिनियम क्यों आता है? जैसे आपको पता है कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1857 का विद्रोह, जो एक बहुत ही विस्तृत स्तर पे हुआ था विद्रोह, तो उसके पश्चात ही आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। अब क्या होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी शक्तियाँ अब क्या हो जाती है समाप्त कर दी जाती हैं और वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं ब्रिटिश सरकार के पास आ गए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त की जाती हैं? तो किसके अंतर्गत की जाती है? 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, जो भी भारत में व्यापार फैला रहे थे या जो भी हो रहा था वो सब किसके अंतर्गत हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अभी क्या हो रहा था, ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट नहीं दखल दे रही थी। ब्रिटिश सरकार ने अपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्य बना रखे थे, लेकिन वो डायरेक्ट दखल नहीं कर रही थी। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इसके पश्चात क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने वास्तविक जितनी भी शक्तियाँ थी अपने पास ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को समाप्त कर दिया। और गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब क्या कर दिया कि भारत का वायसराय रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? वायसराय। जैसे अभी तक जो क्या था, गवर्नर जनरल था, जब तक इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था वो व्यक्ति क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। अब लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी शक्तियाँ अपने पास ले ली ब्रिटिश सरकार ने, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस पद का भी नाम बदल दिया। अब उस गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के क्या रख दिया, भारत का वायसराय रख दिया। इसके अलावा नियंत्रक बोर्ड व निदेशक कोड को भी समाप्त किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उनको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और एक नया पद का सृजन किया गया। कौन से पद का? भारत का राज्य सचिव। अब भारत का राज्य सचिव नामक पद का सृजन किया गया। अब भारत के राज्य सचिव की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? जैसे महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है। अब महारानी विक्टोरिया तो वहाँ पे थी, अब उन्हें भारत के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, भारत के किसी भी राज्य के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसके लिए क्या करेंगी, वो भारत के राज सचिव से पूछेंगे कि हमें वहाँ की जानकारी दीजिए। ऐसा तो नहीं कि वहाँ से तुरंत आएंगी या वहाँ के किसी नवाब को कॉल करेंगी कि मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। उन्हें जो भी चाहिए वो सारी जानकारियों का संग्रह किसके पास रहता था? भारत के राज्य सचिव के पास। और महारानी विक्टोरिया को या ब्रिटिश सरकार को जो भी जानकारी चाहिए वो किससे लेगा? भारत के राज्य सचिव से लेगा। तो इस नए पद का सृजन किसके अधिनियम के तहत किया गया था? 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत का परिषद अधिनियम है, जो कब आया था? 1861 में। अब 1861 में क्या होता है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। क्योंकि जैसे आपको पता है कि 1857 के विद्रोह से क्या होता है कि स्वतंत्रता के संघर्ष की भावना का जन्म हो गया था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था, अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, अलग अलग विद्रोह हो रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियों का भी सूत्रपात हो गया था। अलग अलग प्रयासों से, कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से, कुछ अलग अलग तरीके से सब क्या हो रहे थे, इसे एक स्वतंत्रता आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये सब आप किस में पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे अब क्या हुआ, जो अधिनियम आया तो इसमें क्या हुआ, कानून बनाने की प्रक्रिया जो हो रही थी, कहाँ के इसमें क्या करो, भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। क्योंकि जो कानून बनेगा, जो नियम बनेंगे, लागू किस पे हो रहे थे? स्पेशली तो इंडियन की जो भारत की जनता थी उन पे ही लागू हो रहे थे। तो उन्होंने कहा जो आप कानून बना रहे, जो नियम बना रहे, इसमें क्या होना चाहिए, भारतीयों को शामिल होना चाहिए। तभी तो पता चलेगा ना जो हमारे नियम कानून हमारे लिए सही हैं कि अथवा नहीं सही है। ऐसा तो नहीं धार्मिक सामाजिक रूप से हमारे ऊपर वो कर रहे। तो इसके लिए क्या कहा गया कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो वायसराय था उसको एक शक्ति दी गई, वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है ना, उसी प्रकार वायसराय को भी शक्ति दी गई कि वो किसी विपरीत परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अब हम अगला अधिनियम पढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम। ये कब आया? 1822 में। कौन सा आया? भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या होता है, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद में वो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जैसे क्या हो रहा था, ट्रेन केंद्र में और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी उसको क्या किया गया, बढ़ाया गया। किसके अंतर्गत? भारत परिषद अधिनियम 1822 के अंतर्गत। इसके अलावा विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया।
इससे पहले क्या होता था, जो बजट बनाया जाता था उस पर बहस करने का अधिकार नहीं था विधान परिषद के पास। तो इसके लिए क्या हुआ, विरोध हुआ। उन्होंने कहा जो बजट बना रहे कि इतना इस व्यवस्था में खर्च करेंगे, जैसे शिक्षा पे इतना खर्च करेंगे, तो हमें बहस करने का अधिकार होना चाहिए कि किस क्षेत्र में ज़्यादा खर्च करना है, किस में कम हो सकता है। तो ये आपको अधिकार किस में मिला, भारत परिषद अधिनियम 1822 के द्वारा अधिकार मिला कि विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार है। इसके अलावा गवर्नर जनरल को अनुमति दी गई कि वो केंद्रीय कानून को अपने प्रांत में परिवर्तित कर सकते हैं। जो गवर्नर जनरल था उसको क्या किया, अनुमति दी गई, जैसे सेंट्रल से कानून बन गया है, आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सकते हैं, अपने प्रांत में परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, अब आपको लगता है कि नहीं हमारे स्टेट में आके कानून क्या थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए, ये केंद्र सरकार उस स्तर पे तो सही है लेकिन हमारे स्टेट पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। इसी तरह से क्या हुआ, वहाँ पे परमिशन दी गई कि केंद्र से जो कानून बन के आ रहा है उसे आप चाहें तो अपने प्रांत में कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसे भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं, तो कब आया था, कई बार इसको ऐसे भी पूछ सकता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, 1909 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जो मुसलमान थे उनके लिए क्या किया गया था, प्रथम निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन पद्धति थी उसके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी लागू की गई थी। जैसे अभी तक क्या था, पहले तो निर्वाचन व्यवस्था हुई, अब इसके लिए इसमें क्या है बोला कि जो मुसलमान हैं इनके लिए क्या होगा, पृथक निर्वाचन, अलग निर्वाचन पद्धति लागू की जाएगी। एक सांप्रदायिक पंचायत की भी घोषणा की गई, जिसका क्या हो रहा था उस टाइम पे डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र, इन सब लोगों ने विरोध भी किया था। और सचिन सिन्हा को प्रथम भारतीय सदस्य बने, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया। किसको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, इन्हें क्या किया था, प्रथम ऐसे भारतीय थे जिन्हें क्या किया गया, विधि का सदस्य बनाया गया था। ये किसके अंतर्गत किया गया, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। इन सब सुधार या एक्ट के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपसे सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसका लेवल पता होना चाहिए। इस एग्जाम में किस तरह से, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं। मैं सुपर एग्जाम के लेवल को ध्यान में रख के ही जो PDF बनता है आपके एग्जाम के लेवल को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है, इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, उन्हीं सबको ध्यान में रख के PDF बनाई जाती है। अब चलते हैं 1911 का भारत सरकार अधिनियम। 1911 का जो भारत शासन अधिनियम आता है इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। किसको, 1911 का जो भारत संरक्षण अधिनियम होता है इसको आप एक नाम से और जानते हैं, किससे, भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से। किसको जानते हैं, 1911 के भारत शासन अधिनियम को। इसके पश्चात आपके क्या होता है, 1935 में क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम आता है। जैसे मैंने आपको संविधान के स्रोत बताए थे, तो संविधान के मुख्यतः मैंने आपको 2 स्रोत बताए थे। पहला कौन सा स्रोत होता है, देशी स्रोत। दूसरा कौन सा बताया था मैंने, विदेशी स्रोत। देशी स्रोत के अंतर्गत बताए थे कि जब से भारत का विभाजन होता है उस टाइम पे कहा गया था कि जब तक क्या होगा, भारत का और पाकिस्तान का अलग संविधान नहीं बन जाता तब तक क्या होगा, जो भी कार्य है, जो भी चीज़ें हैं, जो कैसे न्याय व्यवस्था चलानी, वो सब किसके द्वारा चलेगी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर चलाई जाएगी। तो ये कैसा था, संविधान का देशी स्रोत था, क्योंकि देशी स्रोत क्या था, भारत सरकार अधिनियम हमारे संविधान का देशी स्रोत था। अब विदेशी स्रोत कैसे था, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, रूस के संविधान से, इन सब से ग्रहण किया है ना, तो ये कैसा संविधान का स्रोत है, विदेशी स्रोत है। तो अब चलिए हम पढ़ लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 यह अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया अंतिम अधिनियम था। इस पॉइंट को याद रखना है। जैसे पूछ सकते हैं पहला अधिनियम कौन सा था, तो मैंने आपको भी बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वो क्या था, अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया पहला कानून था। और अंतिम अधिनियम आपका कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसके द्वारा क्या गया, 1935 में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। कहाँ पे, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के तहत, तो उस समय क्या था, अगर आप यहाँ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के न्यायालय में क्या कर सकते हैं,
वहाँ पे सुनवाई करवा सकते हैं। जैसे अब वर्तमान में क्या, अब अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, लेकिन उस समय क्या था, यहाँ के अगर निर्णय से आप संतुष्ट नहीं होते तो ब्रिटिश सरकार के न्यायालय में अपनी सुनवाई करवा सकते थे। इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना होती है। और इसी के तहत क्या निर्णय लिया गया, 11 प्रांतों में क्या हुआ था, चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। किसके तहत, भारत सरकार अधिनियम के तहत। इस तरह से आज आप मुझे ना संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, उसी समय भी क्या हो रहा था, अलग अलग कानून बन रहे थे, अलग अलग चीज़ें उड़ती, ये सब क्या हो, ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया संविधान के निर्माण में। जैसे संविधान क्या होता है, मैंने आपको बताया था, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का तात्पर्य क्या होता है, बराबर, और विधान का तात्पर्य क्या होता है, नियम या कानून। ऐसे नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो, वो क्या होते हैं, संविधान। संविधान में तो जो नियम कानून है सबके लिए बराबर है ना, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए। अब राज्य व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है, तरीका। एक ऐसा तरीका, राज्य को, सरकार को, देश को चलाने का ऐसा तरीका, जो ऐसे नियम कानून जो सबके लिए समान हो, वही तो हमारा होता है ना संविधान व राज्य व्यवस्था। तो आज हमने संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, या इससे पहले के सुपर टेट एग्जाम के अन्य क्लासेज जो चल रही, हिस्ट्री की, सीडीपी की, उन सारी क्लासेज को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाइए, वहाँ से जाके क्लासेज देख लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड्स, आपका कोई फैमिली मेम्बर सीटेट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमारे चैनल में उसकी भी प्रिपरेशन कराई जा रही, उसके लिए हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन सारी क्लासेज को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर कोई भी क्वेरी है तो हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।